सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे आज़ाद कश्मीर से। और यहाँ पर इलेक्शन हो गया, जिसके बाद धांधली का शोर मचा। इलेक्शन से पहले भी धांधली का शोर मचा, जिसके बाद अभी अहम ओहदों पर जिन शख्सियात को फाइज किया जाएगा उसके लिए मुशावरत का फाइनल राउंड है। और आज शाम तक कहा जा रहा है कि हतमी तौर पर नाम सामने आ जाएंगे। अलबत्ता स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए जो नाम सामने आए हैं उनमें मनवारुल हक साहब हैं और चौधरी रियाज गुज्जर, जो कि दोनों 32-32 वोट लेकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नामजद हो गए हैं। इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग की जानिब से कहा गया है कि धांधली हुई है, वाइट पेपर जारी किया जाएगा और एहतजाजन हम लोग हलफ उठा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है नून लीग से राना एहसान साहब ने और PTI से बिलाल गफ्फार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले राना साहब, जो इस वक्त बातें हो रही हैं, जो सदर आप लोगों की पार्टी के, उन्होंने तो धांधली पर कोई ख़ास बात नहीं की, बल्कि यहाँ तक बोला कि पहले सबूत लाए जाएं, उसके बाद फिर इस पर बात हो सकती है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी हम लोगों ने एहतजाजन हलफ लिया है और वाइट पेपर जारी किया जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब तो कुछ इससे ऐसा मुत्तफिक नज़र नहीं आ रहे। देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत कोशिश की जा रही है कुछ हलकों की तरफ से इस तरह का तासर देने की कि जो PMLN का बयानिया है वो उसकी वजह बनी जो है इलेक्शन AJK में जो इलेक्शन हारी है PMLN कि वो बयानिए की कोई वजह है और बयानिए में जो है वो तफरीक है विद इन पार्टी। सबसे पहले तो ये जो प्रोपोगेंडा है ये आने वाले टाइम के अंदर ये खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जो वाइट पेपर का जो अनाउंसमेंट हुई है कि हम लोग इंशाल्लाह जल्द जारी करेंगे AJK के इलेक्शन की धांधली के ऊपर, तो वो सदर की इजाजत से ही हुआ है। तो कतई कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका कोई अलग बयानिया है और दूसरा कोई और बयानिया है, एक ही बयानिया है। और जितनी मर्जी कोशिश करें शेख रशीद साहब नून में से शीन निकालने की, लेकिन राना साहब आप लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और उसी पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि पहले सबूत तो लाएं, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है धांधली हुई होगी तो उस पर बात भी होगी, तभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी जिसने अभी तक कुछ फाइंड तो नहीं किया। देखिए वही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वाइट पेपर जारी करेगी और वो एविडेंस बेस्ड पेपर ही होगा, उसके अंदर कहानी ही लिखी जाए। अच्छा, इस पर वज़ीर आज़म बारहा कह चुके हैं कि आप लोगों की यहाँ पे हुकूमत थी, आप लोगों का था, फिर धांधली भी आप लोग कह रहे हैं कि हो गई, यहाँ पर कैसे हो गई? देखिए ये तो एक मजाका खेज बात है ना कि इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में था और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी गंदापुर साहब जो हैं वो अब इस कैंपेन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो जिस तरह की जबान और अखलाकियात का वो मुजाहरा कर रहे थे वो इजाजत नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वो इसमें शामिल हो। लेकिन फिर उसी इलेक्शन कमीशन के अहकामात की जो धज्जियां वजीर आजम इमरान खान ने उड़ाई, उनको अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके आके, तो उसी से ही साबित हो जाता है कि कितना इलेक्शन कमीशन जो था वो हमारे कंट्रोल में था या PTI के कंट्रोल में था और कौन जो है ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो धज्जियां बिखेर रहा था। तो बिलाल गफ्फार साहब इसका जवाब आप देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चाहे वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो या सियालकोट का बाई इलेक्शन हो, इसमें बहुत से जो PMLN के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी जो डिफीट है वो एक्सेप्ट किया है, बल्कि जो मेन चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम है मीडिया पे, उन्होंने तो सियालकोट के इलेक्शंस पे PTI को मुबारकबाद भी दी और एक्सेप्ट किया कि PTI ने जो इलेक्शन बड़ा वेल मैनेज इलेक्शन लड़ा। नंबर 1। वापस आएंगे अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि नून लीग से राना एहसान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मेरा राना साहब आपसे ये सवाल था कि पार्टी के अंदर से जो बातें हो रही हैं, मैं इस पर आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, लेकिन PJ मीर साहब, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का तो इंतखाब हो गया है, नूरुल हक साहब और चौधरी रियाज गुज्जर साहब AJK से मुंतखब हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म के हवाले से भी कहा जा रहा है कि शाम तक हतमी तौर पर मंजूरी हो जाएगी, तो आपकी तवक्कुआत क्या हैं? आप किसको मजबूत कैंडिडेट समझ रहे हैं और वो किस कश्मीरियों के हक में कैसा रहेगा? जी PJ मीर साहब।
पीजे मीर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ राना साहब। राना साहब, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, आपने कहा कि प्रोपेगेंडा है जो कि कुछ दिनों में दम तोड़ जाएगा। मैंने आपको कहा कि पार्टी के अंदर से अब बातें हो रही हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने खुद इस बात की निशानदही की है कि कुछ कन्फ्यूजन है बयानिए में। तो अभी अब जिस तरह से ये बयानिए में कन्फ्यूजन है, तो आपको नहीं लगता कि इसको जल्द अज जल्द दूर करने के लिए लीडरशिप को आगे आके बात करनी चाहिए, मियाँ साहब को खुद बात करनी चाहिए अपने कारकुनान से, पार्टी के दीगर जो लीडर्स हैं उनसे भी? देखिए, जुबैर साहब ने कहा था कि मुफाहमत और एक जो एग्रेसिव स्टांस है वो साथ साथ चलता है, और उन्होंने एग्जांपल दी थी राना सनाउल्लाह साहब की कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को एक जाली केस के अंदर जो है आप हीरोइन 20 किलो डाल देंगे और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके अंदर कौमी इदारों के जो अफसर हैं वो भी बैठे होंगे और वजीर भी बैठे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपका जो रिएक्शन होगा जिस जमात के ऊपर जिससे एक तरीके से जो जाती या जो एक ऑप्रेसिव एटीट्यूड कर रहे हैं, तो वो एग्रेसिव होगा। और ये नहीं, राना साहब आप ये कह रहे हैं कि ये साथ साथ चलता है, लेकिन देखिए कुछ रोज़ पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया, उनकी जानिब से कहा गया कि 2018 के इंतखाबात से पहले अगर हमारी हिकमत अमली बेहतर होती तो हम इंतखाबात भी जीत जाते, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होते। उस पर आज हम ये देख रहे हैं कि शाहिद खकान साहब ने टोटली इसकी नफ़ी की है। उन्होंने कहा है कि गलत हिकमत अमली का नतीजा जो करार दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, इसमें नून लीग की कोई गलती नहीं थी। ये टोटली एक ऑपोजिट बात है। देखिए, मेरे ख्याल से अभी नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किए थे और वही पार्टी का बयानिया, और वो बड़े क्लियर कट है। उनके अंदर वो यही कहते हैं कि ये अवाम जो है वो जानती है कि जो 6 लाख वोट लेके 26 सीटें ले जाना और 5 लाख वोट लेके 6 सीटें लेके जाना और 3 लाख वोट लेके 11 सीटें ले जाना, ये कितना बड़ा मजाक है। खास करके जब एक जो हसास अदारे का जो अफसर है उसको जो है वो रिप्लेस किया गया इलेक्शन से पहले, और उसके ऊपर किस किस्म के इल्जामात थे, तो ये अवाम को पता है कि ये इलेक्शन। चलिए राना साहब, ये तो इल्जामात हैं जिन पर कुछ निकलता नहीं है, इसमें से कमेटियां बन जाती हैं, इल्जामात लग जाते हैं, बातें वहीं रह जाती हैं। खैर, सिस्टम ने चलना है। मेरा पीजे मीर साहब आपसे ये सवाल है कि अब इस सारी सूरत हाल में जब शेख साहब कह रहे हैं कि अगर छोटे मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब भी इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, कभी गुस्से में भी कुछ कह जाता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए और आवाम के दुखों का मदावा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बिस्मिल्लाह करें, दरवाजे खुले हैं, तो क्यों नहीं ये लोग बिस्मिल्लाह करते? आप बिल्कुल सही कह रही हैं सहरिश, हमें इस चीज़ पे जाना है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है सिवाय इल्ज़ाम तराशी के कोई डिस्कशन नहीं होती है टेलीविज़न पे कि जी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और बीच में जो पिस जाता है जिसके लिए ये सब आते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन इलेक्ट होके कि लोगों की खिदमत करें, वो खिदमत बिल्कुल वो कहते हैं ट्रैश कैन में चली जाती है। और ये उसने ये कर दिया, उसने वहाँ ख़राब कर दिया। और भाई आप इतना कीमती वक्त क्यों से लगा इस पर आप वेस्ट कर रहे हो? आप एक्सेप्ट करो। देखो, ये एक आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, सबको पता है कि इनकम्बेंट पार्टी जो गवर्नमेंट में होती है हमेशा जीतती है। नून जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है, आज ये है, ये जीत गए। ये एक ट्रेडिशन है, ये आपका एक SOP है। इस पे क्यों बहस होती है कि ये हुआ? लेकिन पीजे मीर साहब, अफसोस की बात ये है, मुझे अब ये समझाएं कि ये क्या तरीकाकार है कि हम एहतजाजन हलफ ले रहे हैं? अगर आप इलेक्शन को ही नहीं मानते, आप धांधली का शोर मचा रहे हैं, आप सबूत लेके जाएं, आप एहतजाजन हलफ भी ले रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस? मुझे बताएं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। जनरल मुशर्रफ के साथ भी यही किया था, वो ब्लैक बैंड पहन के एहतजाज ले रहे जी, एहतजाजन हम ये करें। वो यार व्हाट इज दिस मॉकरी? लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। एहतजाज इज नो इशू। जब आप हल्फ लेते हो, आप हल्फ लेते हो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से, आप इंडिविजुअल तो एक खड़ा हो जाता है, लेकिन आप हल्फ स्टेट से लेते हैं। तो अगर आप एहतजाजी हल्फ ले रहे हैं तो फिर ये मत लें आप, ये प्लीज एहसान ना करें। पीजे मीर साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी मेरी कल नवाबजादा तैमूर तालपुर साहब से बात हो रही थी, मैंने उनसे बात की कि भाई देखिए हमेशा धांधली का शोर मचता है, वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि भाई आप लोग ना सुनते हैं ना हमारे साथ बैठने को तैयार हैं, आप लोग क्यों नहीं ताउन कर रहे इलेक्शन रिफॉर्म्स में या इलेक्ट्रॉनिक ये वोटिंग मशीन्स के मामले में? उन्होंने कहा क्रिकेटर से क्या बात हो, ये लोग गैर सियासी लोग हैं। अगर ये लोग गैर सियासी हैं तो आप लोग असेंबलियों में भाई क्यों हैं? आप लोग ये एहतजाजी हलफ क्यों उठाते हैं? आप निकलें बाहर, सिस्टम को ही ना माने। फिर इसका मेरे से जवाब ले लें पीजे मीर के बाद। जी सैरिश, मैं आपको बताऊं, यहाँ किसी ने
पूरे पाकिस्तान में किसी ने शहबाज शरीफ को क्रेडिट नहीं दिया कि उसने अपनी पार्टी को कहा तुम्हारे पास सबूत है। उसने अपनी पार्टी को कहा अगर नहीं है सबूत तो एहतजाज करना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अफसोस से है कि देखो वो सीनियर पॉलिटिशियन है, इसकी पार्टी ने और दूसरों ने ये अप्रिशिएट ही नहीं किया, बल्कि उनको साइडलाइन कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा, खैर अपनी क्लैरिफिकेशन की, लेकिन देखें जब एक मंजेवा सियासतदान कहता है कि आपके पास अगर सबूत नहीं है तो प्लीज़ एहतजाज मत करो, ये इस पे उसको कोई नहीं है। अब शहबाज शरीफ को जहाँ मौका मिलेगा उसको आप रगड़ दोगे, उस पर तनकीद कर दोगे। यार जो अच्छी बात है उसको तो लेके आओ ना सामने। ये तो हम करते ही नहीं है, हम हर नेगेटिविटी को सामने रखते हैं, पॉजिटिविटी को आप बिल्कुल पीछे रख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ इस रवायत से ये पॉइंट मैंने पहले उठाया था राना साहब के सामने। राना साहब क्विकली आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ईवीएम्स के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ईवीएम को इम्प्लीमेंट करने का कोई तरीका कार होता है। इंडिया में 20 साल लगे थे ईवीएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर ईवीएम की पूरी एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक ईसी की है, उसकी रिपोर्ट है। अब आप उन रिपोर्ट्स को रद्द करके आप एक ऐसे एजेंडे पे आ जाएं कि हमने 3 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो पॉसिबल ही ना हो। दूसरा ये गलत फैक्ट है कि ऑपोजिशन जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हुकूमत के साथ नहीं बैठ रही। अब ऑपोजिशन ने बड़ा क्लियर कट आगे का रास्ता अपना लायमल हुकूमत के सामने रखा है, और वो क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ। वो ये है कि हमें ईसीपी को जो है इस गुफ्तगू के अंदर शामिल करना है। हम लोग उसके साथ एक मुशावरती देखिए, मैं राना साहब आपकी बात की नफी इसलिए करूंगी कि आप लोग इनिशिएट करते नहीं है और पहले से कहते हैं कि वहां नाकाम हुआ था, यहाँ भी नाकाम होगा। इलेक्शन होगा, आप लोग ही शोर मचाएंगे, धांधली हो गई, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। ना आप कुछ करने देते हैं, ना आप खुद करना चाहते हैं। नहीं सैरिश, नॉट एट ऑल। देखिए ये गलत है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने एक प्लान फॉरवर्ड जो आगे बढ़ने का तरीकाकार हमने रखा है कि आप ईसीपी को के साथ सारी पार्टीज एक मुशावरती अमल में बैठ जाएं और वहां से जो भी ड्राफ्ट तैयार होता है आप वो ले जाएं नेशनल असेंबली में, वहां एक और डिबेट कर लें। ये रास्ता हमने जो डिमांड की है ये कोई इतनी मुश्किल डिमांड नहीं है। और इससे पहले भी जो हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो पार्लियामेंट साहब, वेरी सॉरी टू से, आप लोगों की पार्टी के अंदर 2 नैरेटिव हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठ के रोल अदा करना चाहते हैं और पार्टीज को जमहूरी तरीके से साथ लेकर कहते हैं कि वो भी चलें, हम भी बैठें। आप लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, खलाई मखलूक हैं, हम इस हुकूमत को ही नहीं मानते, हम चाहते हैं कि बाहर निकलें, अवाम के गमों का मदावा करने वाले हम हैं, हम करेंगे। जब आप मानते ही नहीं हैं, आप बैठना नहीं चाहते, एक भाई बैठना चाहता है, एक बैठना नहीं चाहता, तो सिस्टम कैसे चलेगा? खैर, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और राना एहसान साहब आपका भी बहुत। नाज़रीन, एक और बहुत सीरियस मैटर और बहुत ही जैसे हसास मामले के साथ साथ अफसोसनाक सूरत हाल। हमारे मुल्क में रेप के केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। कई ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट अभी नहीं भी हो रहे। बहुत ही ये तशवीशनाक सूरत हाल है। ज़ैनब अलर्ट बिल मौजूद है, कानून मौजूद है, सज़ाएँ मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। मुलजिम को पता है कि उसको किस न किस तरीके से बच जाना है। ऐसा क्यों है? कब तक होता रहेगा? जब आप खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, फैसल जावेद साहब ने कहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फांसी देना लाजमी है ज़्यादती के मुजरिमों को। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब्रेज साहब हैं, बहुत शुक्रिया अब्रेज साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ हमारे साथ और दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त जाबिर वकास डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जाबिर, आपकी तरफ आती हूँ। लाहौर में पुलिस जो ये इदारे मौजूद हैं, इनके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है? देखिए, जो लाहौर में इस वक्त जो केसेस हैं उनके बारे में अगर बात करें तो तकरीबन इस साल 2021 में अब तक तकरीबन 67 जो है वो 67 वाक़या जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं जिनसी ज़्यादती के। और इसमें अगर बात करें बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, माइनर फीमेल जिनको कंसिडर किया जाता है, उनमें तकरीबन 11 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया है। और उनमें से तकरीबन जो पुलिस ने 9 के जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ कर केस जो है वो ट्रायल मुकम्मल करके आगे भेज दिए गए हैं, जबकि 2 केसेस जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं जिनके मुल्ज़मान अभी पकड़े नहीं गए। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के साथ जो बदफेली के जो केसेस हैं उनमें 56 का जो फिगर है वो दिखाई देता है और इसमें 51 जो केसेस हैं उनमें मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं, जबकि 5 अंडर ट्रायल हैं।
लेकिन आप ये देखें कि इसमें जो ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनके साथ बदफेली के जो ख़ास तौर पर वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें दिखाई दिए हैं। और इनमें ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो कि यहाँ किसी जगह पढ़ने गए हैं या फिर उनको किसी जगह पे काम करते हुए जो है वो बदफेली का निशाना बनाया गया है। फिर उसके बाद जो मोहल्लेदार या रिश्तेदार की तरफ से कोई मुलजिम जो था उसकी जानिब से बदफेली का निशाना बनाया गया है। और लाहौर में जो है वो बच्चों के हवाले से अभी जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात दिखाई दे रही है वो ये है कि 4 दिन से जो है वो 4 बच्चियां हंजरवाल से जो है वो भी अगवा हो चुकी हैं मुबैना तौर पर, और अभी तक उनका कोई जो है वो अता पता नहीं लग रहा। आखिरी इतलात के मुताबिक ठीक है जाबिर, 4 बच्चियों में से एक बच्ची के पास जो है वो मोबाइल। ठीक है जाबिर, बहुत शुक्रिया आपका। 4 बच्चियां फिलहाल हंजरवाल से भी अगवा, 4 बच्चियों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। ऑरेंज लाइन ट्रेन के सफ़र के लिए निकली थी जो कि अब तक घर नहीं पहुंची। वालिदैन शदीद परेशान है। वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ। इस वक्त बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मोइज़, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो सज़ाएँ मौजूद हैं, जो कानून मौजूद है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, उस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो पा रहा, ना वो डिलीवर कर रहा है, ना डेटरेंट है, जिसकी वजह से ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में ज़रूरत किस अमर की है? सज़ा की नौयत को तब्दील किया जाए या फिर सज़ाएं कुछ मज़ीद तजवीज़ की जाएं? होना क्या चाहिए? देखिए, जहाँ तक सज़ा की नवीयत या मज़ीद सज़ाओं की बात है तो इस हवाले से मैं ये चीज़ आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि 160 साल पहले जो प्री पार्टीशन लॉ है जो पाकिस्तान में इस वक्त क्रिमिनल लॉ की सूरत में अवेलेबल है, उसके अंदर भी जो रेप की सज़ा है या जो अबडक्शन किडनैपिंग की सज़ा है वो सज़ाए मौत है। एट द सेम टाइम जो बच्चों के साथ बदफेली की सज़ा है वो भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। इसके बावजूद भी 2020 के अंदर जो ज़ैनब बिल भी बनाया गया, 2021 के अंदर एंटी रेप ऑर्डिनेंस भी बनाया गया, लेकिन जो आपने बात की कि उससे भी सोसाइटी में डेटरेंस हम क्रिएट नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, वो इसलिए कि ये जितने भी कवानीन थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस पे, इन पे इन्फोर्समेंट या इनकी अमलदारी जो सोसाइटी में नज़र ही नहीं आई। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि जिन माशरों में या मुल्कों में बच्चों के साथ बदफेली करते हुए या उनकी असमतें लूटते हुए लोगों के, मुजरिमों के हाथ ना कांपे, उनके ज़मीर ना मलामत करें, उनकी टांगें ना लरजती हों, वहाँ पे उनको सरेआम फांसियाँ दी जाएं। और इस हवाले से आज सेनेटर फैसल जवेद ने भी बड़ी क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दी कि सरेआम फांसियों का कानून जो है वो पास होना चाहिए। 2020 में फरवरी में सरेआम फांसियों के हवाले से कौमी असम्बली ने भी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की और 2021 मार्च के अंदर भी सेनेट की कायमा कमेटी ने ये जो रेजोल्यूशन पास की कि हम जो सरेआम फांसियों की कानून जो है वो तजवीज़ करेंगे, सेनेट से पास करवाएंगे, लेकिन गोंगलुओं से मट्टी झाड़ दी गई, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट थी, इम्प्लीमेंटेशन थी, वो सोसाइटी में नजर नहीं आई। ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मोइज़, जो शख्स इस हद तक सफाकी करेगा, इंतशार का बायस बनेगा, मतलब नाकाबिले इस्लाह जिसे कहा जाएगा, जो कि इंसान होने के पैराहे से ही निकल चुका, जो एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती करेगा, आपका क्या ख्याल है? उसको फांसी देना क्या जायज़ बात नहीं है? क्या वजह है कि हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं? एक तरफ जब फांसी की बात की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल फांसी दी जानी चाहिए, एक तरफ मुखालिफत भी की जाती है। ये मुखालिफत क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आधा तो शुमार देख रहा था आपके प्रोग्राम में और वाकई हिल गया मैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता हम जंगल में रहते हैं या शहरों में रहते हैं या आबादी में रहते हैं, क्या है ये? देखिए, जो लोग इसकी मुखालिफत करते हैं ये एक वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न माइंड है। ये भूल जाते हैं कि आज से 100-150 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बड़ी सख्त सज़ाएँ दी जाती थी, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एजुकेशन आई, सोसाइटी रिफॉर्म हुई, लोगों को अपने हुकूक का पता चला। और सबसे बड़ी चीज़ जो वेस्टर्न सोसाइटी में हुई वो ये हुई कि कानून की पाबंदी होने लगी और जराइम का खात्मा करने के लिए सज़ाएँ होने लगी। हमारे यहाँ कानून किताबों में है मगर कानून का इतलाक नहीं होता, कानून के पर पाबंदी नहीं होती, सज़ाएँ नहीं होती। तो इस वजह से एक 2 फैक्सेट हमारे माशरे में आ गए, 2 फैसेट आ गए। एक वो है जो इसको अप्रूव करता है इन सज़ाओं को, एक जो कहता है नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं, मेरा आपसे सवाल ये है कि इस तरह का एलिमेंट जो कि नाकाबिले इस्लाह है या फिर इंसान होने के पैराहे से निकल चुका है, उसको सोसाइटी से एलिमिनेट किस तरह किया जाए? मतलब उसको एग्जाम्पलीफाई किस तरह किया जाए ताकि जो क्रिमिनल इन द मेकिंग है एटलीस्ट उनको तो रोका जाए।
देखिए, कुरान अगर जहन्नम और जन्नत की बात करता है और जहन्नम के अंदर जिन हालात की बात करता है वो इंसान को डराने के लिए। जब माशरे में एक मुजरिम को, मुलजिम को खौफ ही ना हो कि वो जो चाहे कर सकता है, तो फिर वो रुकेगा कैसे? ये जराइम कैसे रुकेंगे? आप अपने बच्चियों को कैसे महफूज करेंगे? सरेआम आप ना सिर्फ फांसी दे मगर सख्त सजाएं दे, लोगों को नजर आ। मुझे आज तक इतने साल हो गए, एक भी सरेआम फांसी नहीं दिखाई गई मीडिया पे। अगर ये करेंगे तो लोगों के दिल में खौफ फैलेगा तो लोग ऐसी हरकतें सोचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रोसिक्यूशन डिले है, इस प्रोसेस में क्या हिकअप्स हैं, क्या लैप्स हैं, क्या लूप होल्स हैं? क्या मुजरिम को पता है कि वो बेल से बच जाएगा या फिर बेल उसकी हो जाएगी या वो वैसे ही बच जाएगा? ऐसा क्यों है? मतलब ये भी तो कुछ पेचीदगियां हैं ना, या फिर ये भी कुछ मसाइल हैं, सुकून में, जिनको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सहरी, सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर तो FIR का इंदराज ही नहीं होता। जो आपने रिपोर्टेड केसेस की बात की वो आटे में नमक के बराबर हैं, जबकि बल्क ऑफ केसेस हैं, जो ओरिजिनल अकरेंसीज हैं वो इससे बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो प्रोसिक्यूशन की है, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन किया, वो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारा पुलिस का सिस्टम, हमारा प्रोसिक्यूशन का सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा डिफेक्ट्स और लूप होल्स मौजूद हैं कि जब पुलिस अपना चलान कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करती है तो उसके अंदर मौजूद जितने भी सुकम है, अल्टीमेटली उसका बेनिफिट जो है अक्यूज पर्सन को जाता है। और हमारे लॉ के अंदर ब्लैक एंड वाइट ये एक बड़ी स्टिपुलेशन है कि बेनिफिट ऑफ डाउट वुड बी गोज टू द अक्यूज पर्सन, जिसकी वजह से जो सुकम है, जो डाउट्स हैं, जो डेंट्स है केस के अंदर, जो पुलिस की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से रह जाते हैं, उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है अक्यूज पर्सन को चला जाता है। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में मुजरिमाना, बागियाना ज़हनियत रखने वाले लोग ज़्यादा दीदा दिलेर नजर आते हैं। इसके बरक्स जो हमारी रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन है वो इंतहाई कमज़ोर है, लागर है, और जो हमारी सोसाइटी में इस तरह के नासिर हैं वो दीदा दिलेरी से जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये निज़ाम अदल इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये निज़ाम अदल जुर्म की नौयत के मुताबिक सजा अगर मौजूद है तो सजा पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। डॉक्टर मोइज़, बहुत शुक्रिया आपका, और बैरिस्टर वकास अब्रेज का भी बहुत शुक्रिया। ज़रूरत इस अमर की है कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए और सरेआम फांसी दी जाए, ताकि वो लोग जो कि क्रिमिनल इन द मेकिंग हैं उनको क्रिमिनल बनने से रोका जाए और मुआशरे में बेहतरी आए, इस तरह के केसेस जो हैं वो रुक जाएं। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।